नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेके आए हैं। अब देखिए, इसके बारे में फर्स्ट टर्म का तो आपका एग्जाम हो ही गया है। सेकेंड टर्म में आप क्या कर पाते हैं और हम आपसे क्या करवा पाते हैं, देखते हैं क्या होता है एग्जाम में। ऐसे कार्बन चैप्टर में जो है से बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं, तो हम लोग जो है से डिलीट कर दिए और कुछ भी कर दिया गया, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तो क्या है, जो पढ़ना है तो हम जो है से पूरी तरह से क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए कि अभी अगर डिलीटेड पोर्शन को छोड़ देते हैं, डिलीटेड पोर्शन को छोड़ दीजिएगा तो आगे चल करके क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में जब पढ़ने के लिए जाइएगा, अभी आपका ऑर्गेनिक में जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th में जो है सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन। मान लेते हैं कि अभी आप कार्बन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा सिर्फ अगर बेसिक जानकारी ले लेते हैं तो उससे आपका क्लास 11th और 12th कंप्लीट होने वाला नहीं है। जैसे ही आप क्लास 11th में जाइएगा तो मिनिमम कार्बन का आपको 8 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा, 8 चैप्टर मिलेगा कार्बन का पढ़ने के लिए। 12th में भी जाइएगा तो लगभग जो है वह 8 चैप्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा कार्बन में। तो इसीलिए जो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, डिलीट कर दिया पोर्शन, तो उससे हमको कोई बहस नहीं, हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे चाहे जैसे भी हो। और अभी हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो ये हम कह रहे थे कि चैप्टर 4 एनसीईआरटी में भी जो है, ये कौन सा चैप्टर में आता है, 4 में, और इसका नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कोई भी साइड बुक ले लीजिए या फिर अगर एस चांद का साइड बुक ले लीजिएगा तो इसमें भी जो है ये चैप्टर किस में आता है, 4 में ही आता है। आप लोग को भी बोलना है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो यहाँ पर ये क्या है, कार्बन। अगर कार्बन की बात की जाए तो ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टाइप आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका मतलब हुआ ये कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले तो अगर कार्बन पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझते हैं तब तक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आने वाला नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसीलिए जो है हमें सबसे पहले किसके बारे में बात करना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, हालांकि आप अपने सिलेबस कवर कीजिएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो देखिए, केमिस्ट्री की वैसी ब्रांच, केमिस्ट्री का वैसी ब्रांच जिसमें हम कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ आ रही है। यानी कि केमिस्ट्री का अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोज ब्रांच, या फिर ऐसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। याद रहेगा, क्या बोलिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ, बोलिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा, इन्हें की वीडियो शूट हो रहा है तो आप वीडियो देखते रहिए उधर पीछे से, आप पढ़ाई पर ध्यान ही ना जाए, हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो जाए, आपको कुछ समझो में ना है। ऐसा काम नहीं करना है, वीडियो बन रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप इराज कीजिए क्वेश्चन, समझे ना। तो इसीलिए सबसे पहले क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन हम क्या बोल सकते हैं, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बात समझ रहे हैं, क्या बोलिएगा, बोलिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद जो है एक आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है। समझिए कि क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलिएगा, तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जितने जो कार्बन होता है ना, तो कार्बन से बने हुए जो भी कंपाउंड होता है, चाहे वह कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि यदि आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं दोज कंपाउंड विच आर मेड फ्रॉम कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं। हम 2 बात बताएं, पहले क्या बताए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा क्या बताए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रहेगा ना। देखिए
जी कंपाउंड को फिर से रिपीट कर देते हैं। मतलब देखिए, कार्बन से मिल करके जितने भी कंपाउंड बने हुए हैं उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि आप देखिए ना, हम जो सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी वस्तु प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि हम शर्ट पहने हुए, कपड़ा पहने हुए, शूज पहनते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज़ में क्या है, कार्बन है। आप कहिएगा कि खाना में कार्बन कैसे है, तो देखिए आप खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो इस सब ग्लूकोज का फार्मूला तो आप जानते हैं ना। देखिए क्या होता है, C6H12 और क्या होता है, O6 होता है, बस है ना। तो देखिए इसमें कार्बन है कि नहीं है, तो कार्बन से मिलकर के जितने भी यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। याद रहेगा जी। अब अगर बात किया जाए कार्बन के बारे में, तो कार्बन है क्या, कि इसका तो पूरा जो है एकदम मतलब पूरा खानदान का ना इसका व्याख्या करना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कार्बन ले लेते हैं, हमारे पास एक क्या हो गया, कार्बन एलिमेंट है। एक बात याद रखिएगा, कार्बन जो है वह 6 नंबर एटॉमिक नंबर में आता है, समझे ना। लेकिन यह एक ऐसा एलिमेंट है जो अकेले करोड़ों में कंपाउंड बना चुका है। अभी हमारे पास 118 से ज्यादा कंपाउंड है, एलिमेंट है। उसमें से 110 एलिमेंट मिलके जितना कंपाउंड बनाया है, उससे कई गुना अधिक क्या बना लिया है, कार्बन अकेले बना लिया है। इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ी देर के बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि कार्बन के पास 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला बोला जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, श्रृंखलन गुण बोलते हैं, श्रृंखलन गुण। हालांकि आप श्रृंखलन गुण को छोड़ दीजिए, सीबीएसई बोर्ड वाले को ये सबसे मतलब नहीं रहता है, समझे ना। आपको याद क्या रखना है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आप दूसरा नंबर याद रखें, टेट्रावैलेंसी। क्या याद रखिएगा, टेट्रावैलेंसी याद रखना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। पहला क्या हुआ, कैटिनेशन, और दूसरा क्या हुआ, टेट्रावैलेंसी। इन केस किसी भी सिचुएशन में यदि आपसे कोई पूछ दे कि कार्बन इतना सारा एलिमेंट जब मिला तो क्या हुआ, बहुत कुछ हजार तक बनाया कंपाउंड, लेकिन ये कार्बन जो है से इतना कंपाउंड कैसे बनाया, तो आप क्या बोलिएगा, पहला कैटिनेशन, दूसरा क्या बोलिएगा, टेट्रावैलेंसी बोलिएगा। इसीलिए जो है कार्बन को जो है ये केमिस्ट्री में बाहुबली बोला जाता है, बाहुबली बोलते हैं। बाहुबली बोलने में कोई दिक्कत थोड़े है, क्योंकि बाहुबली से तन को कम इसके पास पावर नहीं है, वैसे ज्यादा ही पावर होगा, कम नहीं होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यदि कार्बन को और उसके कंपाउंड को हम यदि अपने एटमॉस्फेयर और अर्थ से हटा दे, तो फिर यह लाइफ यहाँ पर जो अर्थ पर जो लाइफ है ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए कार्बन एकदम क्या है, मस्ट है, समझे ना। बिना कार्बन का कुछ नहीं हो सकता है, समझे। आप कहिए कि H2O में सर कहाँ कंपाउंड के क्या है, कार्बन कहाँ पर है, वाकई में नहीं है H2O में ये, इसमें लेकिन हम क्या बोले कि कुछ सब्सटेंस को छोड़ देना है, कुछ कंपाउंड को छोड़ के बाद बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं सब में क्या होता है, कार्बन होता है, समझे ना। या फिर आप यूं याद रखिए ना, सुबह से लेके शाम तक मतलब सुबह से लेके शाम तक हम जितनी भी वस्तु का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस सब किसी से बना होता है, कार्बन से। इसीलिए कार्बन को क्या कहिएगा, बाहुबली। अभी हमको क्या बोला गया, सुबह से लेके शाम तक तुझे प्यार करो, तो गलती बात हो जाएगा ना ये। हाँ, सुबह से लेके शाम तक तुझे प्यार, तो ऑफिस में कौन तुम्हारा बाबा जाएंगे, हैं, समझे ना। इसलिए बस इंटरेस्ट लेते चलिए, समझे ना। एकदम इजी चैप्टर है, ये सब मानने और न मानने पर होता है। कोई भी चैप्टर को अगर आप हार्ड मान लीजिएगा तो चैप्टर हार्ड बन जाएगा, इजी मान लीजिएगा तो क्या बनेगा, इजी बनेगा। ये आप पर डिपेंड करता है, समझे ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वीडियो ऑन है कि है ना, सेकंड चल रहा है, ठीक है। देखिए कार्बन जो है, कार्बन को अगर बात किया जाए तो जितने भी एलिमेंट है ना, समझे ना, उसमें कार्बन जो है तो ये क्या, पहला नंबर तक कार्बन है क्या, समझे। तो कार्बन जो है आपको समझना है, ये एक क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। बात समझ रहे हैं, कार्बन क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट को क्लासीफाई करके जो है से मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड्स में रखा जाता है, जबकि कार्बन जो है वह नॉन मेटल में आता है। किस में आएगा, नॉन मेटल में आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए। कार्बन क्या है, एलिमेंट है।
कार्बन अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट में मेटल है या नॉन मेटल? नॉन मेटल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे ना। उसके बाद ये क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल कहने का मतलब तो बहुत सारा निष्कर्ष निकलता है, समझे ना। यदि आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में आप जो है ना, पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन का लोकेशन क्या है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन का लोकेशन क्या है, तो आप एक तो कोड याद रखिएगा, समझे। इस कोड का नाम है 142, समझे। क्या नाम है? 142 याद रखना है, जिसको 142 या फिर 142 भी बोल सकते हैं, समझे ना। तो ये होता क्या है, तो यहाँ से कट कर दीजिए, कट कर दिए। अब जो होगा ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर कितना में आ जाएगा? 14 में। यह क्या शो करता है? ग्रुप। क्या शो कीजिएगा? ग्रुप करेंगे। और ये 2 जो बच गया ना, ये 2 का मतलब है ये किस पीरियड में आएगा? तो पीरियड 2 में आएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत अगर बता दे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जिसको मोस्ले ने दिया था, उसका उसमें उस टेबल में क्या है? 18 गो क्या है? ग्रुप है। आप पीरियड क्या गो है? 7 पीरियड है। तो 7 पीरियड है, जिसमें से यह कौन से ग्रुप में आता है? 14 ग्रुप में। और कौन से इसमें आता है? आपका सेकेंड पीरियड में आता है, याद रहेगा, समझे ना। अब क्या है कि इतना बात तो आप समझ रहे हैं कि ये कार्बन क्या 142 क्या शो कर रहा है? लोकेशन शो कर रहा है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट में क्या है? नॉन मेटल है कि नहीं है? नॉन मेटल है। अच्छा देखिए, और अगर कार्बन की बात की जाए तो मान लेते हैं यदि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना ले ले? 6 लेंगे। क्या वो तो ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, हम थोड़े ना दे देंगे क्या। तो कार्बन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6 हुआ। यदि आप इसका बोरबरी योजना के अनुसार, डेट मीन्स बोरबरी स्कीम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, लेकिन किसके अनुसार निकालिएगा? बोरबरी स्कीम के अनुसार। किसका बोलिएगा? बोरबरी स्कीम के हिसाब से करिएगा। तो यहाँ पर ये जो 6 जो है ना, तो पहला वाला में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, और बाद वाला में कितना होगा? 4 होगा। बात समझ नहीं? याद रखना है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। बात समझ कि नहीं? एटॉमिक नंबर 6 हो गया। इसमें देखिएगा तो जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अनुसार निकालिएगा? बोरबरी स्कीम के अनुसार से। तो इसका क्या होगा? 2 और क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 जो है किस चीज को शो करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। 4 किसको शो करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है, समझे ना। आपसे कोई पूछता है कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, तो आप डिफिनेशन दे दीजिएगा क्या कि दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑफ अ सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। या फिर इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, कैसे बोलिएगा कि दोज इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रहेगा? बोलिए तो कार्बन क्या है? पहला नंबर एलिमेंट है। एलिमेंट में वह किस में आता है? नॉन मेटल में आता है। अच्छा, नॉन मेटल में आता है तो इसका जो है से अगर बोरबरी स्कीम के हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो क्या आएगा? 2 और क्या आएगा? 4 आएगा। इसमें 4 जो है यह क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है जी। इसके बाद आप देखिए 9th क्लास में जो है से आप पढ़े होंगे कि क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो उसमें जितना एटॉमिक नंबर आता है उतना ही क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। उतना ही क्या रहता है? प्रोटॉन। और उतना ही क्या रहता है? न्यूट्रॉन। समझे ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर हमने कितना ले लिया? 6 ले लिया। बात समझे कि नहीं? एटॉमिक नंबर 6 हो गया। तो इसमें बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 6। प्रोटॉन का नंबर 6 ही होगा। न्यूट्रॉन का नंबर 6 होगा, 7 होगा, और क्या होगा? 8 होगा। ये आपको याद रखना है। ये अलग अलग परिस्थिति में चेंज होते रहता है, समझे ना। इसके कारण आप यह भी जानते हैं कि यदि आपको मास निकालना होगा तो मास निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग यदि चले तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होगा वह 6 + 6 = कितना हो जाएगा? 12। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितना है? 6, और न्यूट्रॉन की भी संख्या कितना है? 6 है। फिर अगर कार्बन के लिए चलिएगा तो 6 और पे क्या हो जाएगा? 7 = कितना हो जाएगा? 13।
उसके बाद ये क्या है 8, तो कार्बन का क्या हो जाएगा 6 + में 8 = में कितना हो जाएगा 14, यानी कार्बन का 3 मास दे दिया गया। पहला क्या है 12, दूसरा क्या दे दिया 13 और तीसरा क्या दे दिया 14, समझे ना। इसके कारण जो है से इसको आइसोटॉप्स बोला जाता है। आइसोटॉप्स, ये कार्बन का तीनों क्या है आइसोटॉप्स है, याद रहेगा कि नहीं, क्या है आइसोटॉप्स। अगर नहीं आइसोटॉप्स याद रखिएगा ना तो याद रखिए आप लैंग्वेज में, हम लोग अपना के बिहार लैंग्वेज में क्या बोला जाता है आइसो, किसको मतलब आइस बोलते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आइस बोलते हैं। और टॉप्स का मतलब जो कान में पहनने वाला टॉप होता है ना, तो उसको याद रखिए, वो आइसो हो गया मतलब टॉप, मतलब आइसो टॉप पहनूं कि आहू पहनूं, वहाँ की कोई दिक्कत थोड़े है, माना कोई कर रही है तो आहू जो है से आइसोटॉप पहनूं, तो याद रहेगा क्या आइसोटॉप्स याद रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कि कार्बन का ये तो तीनों क्या कहलाता है आइसोटॉप्स। याद रखिएगा कार्बन का मास 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि कार्बन का जो है से अगर आप बात कीजिएगा कि इसमें एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है कार्बन, तो कार्बन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन किसके रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह जो है से एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। कितना पाया जाता है 0.03% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है वह 0.02% पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट जो ऊपरी लेयर है ना उसमें जो है तो कितना पाया जाता है 0.02%, और ये कितना पाया जाता है 0. में कितना 0.3%, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, हम आपको एक बार पूरा फिर से अगर रिवीजन करवा देंगे लास्ट में, अभी हम आगे बताते चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या हुआ कि पूछा जाता है कि जे इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक ये कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या कार्बनिक का ना कंपाउंड होगा, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है, समझे ना। इतना बात याद रख लीजिए कि यदि कार्बन को इस अर्थ क्रस्ट से या इस एटमॉस्फेयर से हटा दिया जाए तो यह मून के तरह लाइफ लेस हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। सुबह से लेके शाम तक हम पहले भी बताए हैं कि जितनी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं लगभग 95% से अधिक किस चीज से बना हुआ होता है कार्बन से मिलके बना होता है, समझे ना। तो यही इसका क्या होगा इंपॉर्टेंस होगा। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप अपना बोल दीजिएगा कि सुबह से लेके शाम तक तुझे प्यार करूँ तो नहीं सॉरी सुबह से लेके शाम तक, समझे ना, सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी हम चीज का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वह सारे ऑब्जेक्ट किस चीज से मिलके बना होता है कार्बन से मिलकर के बना होता है। बात समझ रहे हैं ना। देखिए इसके बाद जो है आपसे ये तो कार्बन के बारे में नॉर्मल डिटेलिंग हुआ, समझे ना, नॉर्मल डिटेलिंग हुआ। आपको पूछिएगा कि जो कार्बन को सर कैसे सूचित करते हैं, तो ये तो सिंपल हम कितना बार लिखे हैं, क्या सी लिखे हैं, सी से ही डिनोट करते हैं ना, तो ये सब पूछने वाली बात नहीं है, ये सब आप याद रखिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6, प्रोटॉन की भी संख्या कितना 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, 7 और क्या होगा 8 होगा। आ रहा है समझ में। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं। इसके बाद एक आता है विटल फोर्स थ्योरी। क्या आता है विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी बता रहे हैं। पहले नाम पढ़ने दीजिए ना हो, पहले रुक जाइए हो गया। देखिए ये जो है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कार्बन जो है वह पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में आता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में बांट दिया गया है, एस में, पी में, डी में और किस में एफ में। इसमें से कार्बन जो है वह किस ब्लॉक में आता है पी ब्लॉक में आता है। याद रखिएगा कार्बन किस ब्लॉक में होगा पी ब्लॉक में होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, किस ब्लॉक में रहेगा पी ब्लॉक में रहेगा। किस ब्लॉक में रहता है पी ब्लॉक में, समझे।
पी ब्लॉक में, सॉरी ये सब जो है ना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, किस ब्लॉक में आता है बोलिए तो? पी ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आता है जी। हम आपको बता रहे थे कि ये विटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, समझे ना। विटल फोर्स थ्योरी जो है वह विटल फोर्स थ्योरी ये किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जेलियस। एक साइंटिस्ट हैं जो किस समय दिए थे? 1815 में। कब दिए थे? 1815 में बर्जेलियस नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन सा, क्या नाम था? बर्जेलियस। बर्जेलियस, ZELIUS। क्यों, कौन सा वैज्ञानिक था? बर्जेलियस नामक क्या था? वैज्ञानिक था, समझे ना। इन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं ना, जो कार्बन से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका कहना था, बर्जेलियस जी का कहना था कि 1815 में इन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसको हम लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसको लेबोरेटरी में बना, मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला कि इसको प्रयोगशाला, डेट मीन्स लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता, एकदम 110% कॉन्फिडेंस के साथ, समझे ना। अब ये होता क्या है विटल फोर्स थ्योरी? इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला, डेट मीन्स लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, तो आखिर कहाँ बनाया जा सकता है? तो इन्होंने बोला कि लिविंग बीइंग में ये पाया जाता है। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। जैसे कि आप गन्ना देखिए, गन्ना का पेड़ देखे हैं, हाँ, तो उसमें देखिएगा उसका जो रस होता है या फिर उससे जो चीनी बनता है, तो चीनी में देखिएगा क्या, जो उसमें क्या रहता है? कार्बन रहता है ना। या फिर और भी दूसरे चीज के बारे में बात कीजिएगा तो हर चीज में लगभग क्या होता है? लिविंग बीइंग्स में क्या पाया जाता है? कार्बन। तो इनका कहना, किसका कहना था? बर्जेलियस का, कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वह लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा? लिविंग बीइंग्स में ही बनेगा। किसका कहना था? बर्जेलियस का। कि कब बोले थे? 1850। कौन सा थ्योरी दी ये? विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी, याद रहेगा कौन सा थ्योरी है? विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में तैयार नहीं कर सकते हैं। जब भी इसका निर्माण होगा तो वो कहाँ पर होगा? लिविंग बीइंग्स में ही हो सकता है, समझे ना। यानी कि लिविंग बीइंग्स आप समझ भी करते हैं, समझे ना। यानी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होगा ना, वह जो है से प्रयोगशाला में नहीं होगा। वह जब भी होगा तो कहाँ होता है? जीवित स्रोत में होता है और एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। किसने दिया था? बर्जेलियस ने। और कब दे दिया था? 1815 में। शायद कोनो खुशी उसी मिल गया होगा इनको, नहीं तो अपना जो है तो केमिस्ट्री में दे दिए वो नियम, समझे ना। लेकिन हालांकि इसका क्या हो गया था? फ्लॉप हो गया था। ये नियम आगे चल करके क्या हो गया था? गलत हो गया था। गलत करने वाला जानते हैं कौन था? इन्हीं का एगो स्टूडेंट था, मतलब जिसको इन्होंने पढ़ाया था ना, वही बोले गुरुजी, समझे ना। बोले गुरुजी जैसे ना आप तो गलती बता रहे हैं। तो कहा कैसे गलती बता रहे? बकलोल कहीं कि हम तो सही बताए, तू हमसे